स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के विषय में पढ़ाया था बच्चों, अच्छे से समझाया था। और आज के वीडियो में मैं आपको अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के विषय में पढ़ाऊंगी। तो आइए सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के विषय में जानते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं बच्चों, इनको ध्यान से समझना। मोर जंगल में नाचता है, राधा खाट पर सोती है, कोयल पेड़ पर बैठी है। देखिए बच्चों, मोर जंगल में नाचता है, नाचने की क्रिया का आधार क्या है बच्चों? जंगल। राधा खाट पर सोती है, सोने की क्रिया का आधार क्या है बच्चों? खाट। कोयल पेड़ पर बैठी है, बैठने की क्रिया का जो आधार क्या है बच्चों? पेड़। तो क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं, इनका कोई ना कोई आधार है। और जब क्रिया किसी चीज का आधार लेती है, यानी क्रिया के आधार को हम क्या कहेंगे? क्रिया के आधार को हम अधिकरण कहते हैं। आइए इसके विषय में जानते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता, कर्म और क्रिया का आधार होता है, अर्थात आधार को ही अधिकरण कहते हैं। आइए इसके सूत्र और कारक चिन्ह के विषय में जानते हैं। इससे संबंधित कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। अधिकरण कारक का सूत्र है आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार ही अधिकरण है। और इसका चिन्ह है में पे पर, यानी जंगल में नाचना, जैसे में के घर में रहता है, पेड़ पर बैठा है या खाट पर सोता है। इस तरह के जब चिन्ह पर सर्ग आते हैं तो उसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। आधार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 औपश्लेषिक आधार, नंबर 2 वैश्यिक आधार, नंबर 3 अभिव्यापक आधार। अब आइए इनसे संबंधित उदाहरणों को देखते हैं। आइए सबसे पहले औपश्लेषिक आधार के उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए क्या है पहला उदाहरण, बालकः कट्यास्ते, यानी बालक चटाई पर बैठता है। दूसरा उदाहरण क्या है, राधा खट्बायाम स्वपिति, यानी राधा खाट पर सोती है। अब देखिए बालक के बैठने का आधार और राधा के सोने का आधार क्या है बच्चों? बैठने का आधार है चटाई और सोने का आधार है खाट। अब आइए दूसरे आधार से संबंधित उदाहरण देखते हैं। दूसरा आधार है वैश्यिक आधार, यानी इसको विचारों से संबंधित या विषयगत आधार भी कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या है, धनार्जने सर्वजनस्य इच्छा अस्ति, यानी धन कमाने में सभी की इच्छा होती है। अब आइए अगला आधार देखते हैं। अगला आधार है अभिव्यापक आधार, जो पूरी तरह से व्याप्त हो, जैसे तिलेषु तैलम। अब देखिए तिल में तेल क्या है? पूरी तरह से व्याप्त है। तिलों में तेल पूरी तरह से व्याप्त है। अगला उदाहरण, कूपे शीतलम जलम अस्ति, कुएं में शीतल जल है। अब आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, दूर तथा आंतिक यानी समीप में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी जो चीज दूर है या आंतिक यानी समीप है, उसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कौन से उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है, विद्यालयस्य दूरे मम गृहमस्ति, यानी आप देखिए दूरे आया यहाँ पर, तो दूर और समीप के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए दूरे में सप्तमी विभक्ति है। तो क्या है, विद्यालय से दूर मेरा घर है। अब दूसरा उदाहरण क्या है, ग्रामस्य अन्तिके वनम अस्ति, अर्थात गांव के पास जंगल है। अब यहाँ पर पास या समीप,
किसके योग से लगा है? अंतिके। अंतिके में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी इसमें अंतिके में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये समीप के लिए है। गांव के समीप वन है, तो समीप और दूर के लिए सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। अब आइए अगले नियम के बारे में जानते हैं। अगला नियम है निमित्त हेतु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंह मांसे मृगम हंति। सिंह मांस के लिए हिरण को मारता है। किस निमित्त कार्य करता है? यानी मांस के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए सिंह हिरण को मारता है। तो बच्चों, उपर्युक्त उदाहरण से ये स्पष्ट है कि सिंह हिरण को मांस के निमित्त मारता है, अतः मृग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बिना हिरण के मारे सिंह को मांस की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी मांस नहीं मिल सकता। इसकी पुष्टि में एक पंक्ति नीचे दी जा रही है, उसको आइए समझाते हैं। देखिए क्या है? चर्मणि द्विपिनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम। अब इसका क्या तात्पर्य है बच्चों? कि चर्म के लिए बाघ को मारते हैं तथा 2 दांतों के लिए हाथी को मारते हैं। मारे बिना ना बाघ का चर्म और ना हाथी के दांत मिल सकते हैं, अतः चर्म और दांत शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब अगला नियम देखिए बच्चों। अगला नियम क्या है? अगला नियम है कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कुशल या श्रेष्ठ, निपुण बताना। किसी को, जैसे 10 लोगों में किसी व्यक्ति को कुशल या श्रेष्ठ या निपुण कहना, तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं। कालिदासः कविषु श्रेष्ठः अस्ति। कालिदास यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कालिदास किसमें श्रेष्ठ है? कवियों में। इसीलिए यहाँ पर कविषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब दूसरा उदाहरण, कृष्णः कक्षायाम कुशलतमः छात्रास्ति। अब कक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर कक्षायाम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कृष्ण किसमें? अपनी कक्षा में सबसे कुशलतम छात्र है। कृष्ण कक्षा में सबसे कुशल छात्र है, तो यहाँ पर कृष्ण की श्रेष्ठता बतलाई गई है कक्षा में, इसीलिए कक्षा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये तो अधिकरण कारक था जिसके विषय में मैंने आपको पढ़ाया व समझाया। अब आज का होमवर्क में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में संस्कृत में लिखिए। आपको 1 वर्ड आंसर करना है। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे हैं जिनका आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। कुत्र तैलम अस्ति, शीतलम जलम कुत्र अस्ति, राधा कस्याम शुपति, कालिदासः केषु श्रेष्ठः अस्ति। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनका आपको अर्थ लिखना है व याद करना है। शब्द कौन कौन से हैं? असंधिकायाम, धनार्जनी, खट्वायाम, शपति, चर्मणि, द्विपिनम, दंतयो, कुंजरम, हंति। इन शब्दों के अर्थ कॉपी पर लिखो और याद करो। तो बच्चों, आपने अधिकरण कारक के बारे में अच्छे से समझ लिया, जान लिया। अब आइए संधि के विषय में आपको पढ़ाते हैं। संधि किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। बच्चों, संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसको पढ़ने से पहले आइए जानते हैं संधि क्या है। जब 2 व्यक्तियों या राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो उनके विवाद को शांत करा के उनके बीच मेल कराया जाता है।
इसे संधि कहते हैं। इस संधि में कुछ शर्तें दोनों पक्षों को माननी पड़ती हैं। इसी प्रकार व्याकरण में दो ध्वनियां स्वर और व्यंजन के बीच संधि की जाती है। दो ध्वनियां होती हैं, आप जानते हो, स्वर और व्यंजन, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। संधि शब्द का अर्थ है मेल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो ध्वनियों का उच्चारण आपस में मिलकर एक साथ हो जाता है। जब हिम तथा आलय शब्द मिलते हैं तो हिम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है बच्चों? हिम माँ में आ है। अगर आ नहीं होता तो माँ में हलंत लगा होता है। आप तो ये अच्छे से जानते हो कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, और क्योंकि व्यंजन तो आधे होते हैं और जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता है उनमें हलंत लगा होता है। तो हिम के माँ में आ है। हिम के माँ की यानी शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा आलय शब्द की प्रथम ध्वनि आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाते हैं, यानी दीर्घ आ बन जाते हैं। अतः हिम प्लस आलय शब्द को बोलने वाला व्यक्ति इसका उच्चारण हिमालय करता है। तो बच्चों, आपने जाना कि संधि किसे कहते हैं। आइए इसको विस्तृत रूप से आपको समझाते हैं। अब आइए जानते हैं संधि की क्या पहचान, क्या परिभाषा होती है। संधि की परिभाषा है दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो दो वर्ण मिलते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने पर जो परस्पर परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। आइए जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, यानी संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। और इसमें भी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आज हम लोग स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं बच्चों? आइए जानते हैं। स्वरों के परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। यानी जब स्वर के बाद कोई स्वर आए और उससे जो परिवर्तन हो तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। चाहे आ के बाद आ जाए, ई के बाद ई आए, या ऊ के बाद ऊ आए, यानी स्वर के बाद यदि कोई स्वर आता है और उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आइए उसके विभिन्न भेदों के विषय में जानते हैं कि स्वर संधि कौन कौन से प्रकार होते हैं स्वर संधि के। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। आपके सिलेबस में दीर्घ संधि के विषय में दिया गया है, तो आज हम लोग दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, दीर्घ संधि किसे कहते हैं आइए जानते हैं। तो बच्चों, दीर्घ संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी आ ई और ऊ बन जाते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है कि यदि ह्रस्व दीर्घ आए, चाहे छोटा आ ई ऊ आए, चाहे बड़ा आ ऊ आए, कहने का मतलब आ के पश्चात यदि आ आता है तो बड़ा आ हो जाएगा, यानी दीर्घ आ हो जाएगा। ई के पश्चात यदि ई आती है तो बड़ी ई हो जाएगी, और ऊ के पश्चात यदि ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। चाहे फिर बड़ी ई आए, दीर्घ ई आए, चाहे ह्रस्व ई आए, चाहे ह्रस्व आ आए, चाहे दीर्घ आए, यानी आ के बाद यदि आ आए, कहने का मतलब चाहे वह ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, चाहे ह्रस्व आ पहले हो
चाहे दीर्घ आ पहले हो और बाद में ह्रस्व हो, या दोनों ही दीर्घ हो, दोनों दीर्घ आ हो, तब भी आ के बाद यदि आ आया है तो दीर्घ ही हो जाएगा। आ मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे, चाहे बड़ा आ मिलकर, यानी उसको देखिए हम सामान्य भाषा में बड़ा आ इसलिए कह रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दीर्घ आ और ह्रस्व आ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आइए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप भी इसको बहुत ध्यान से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा संधि में कैसे परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे आ प्लस आ यानी दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ यानी ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ बराबर बड़ा यानी दीर्घ आ, और दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। तो इसी तरह से देखिए परिवर्तन होता है बच्चों, चाहे छोटा आ के बाद छोटा आ आए तो बड़ा आ हो जाता है, चाहे ह्रस्व यानी छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है तब भी बड़ा आ हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि आ के बाद आ आएगा तो उसको दीर्घ ही हो जाना है, चाहे भाई बड़ा आए तब भी उसको दीर्घ होना है। और देखिए अब ई का भी यही है, ई के पश्चात यदि ई आती है तो बड़ी हो जाएगी, और यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई यानी ह्रस्व के बाद दीर्घ ई आई है तब भी दीर्घ ही हो जाएगी, और दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, और दीर्घ ई बराबर बड़ी ई यानी दीर्घ ई हो जाएगी। अब देखिए ऊ के विषय में, ऊ के बाद यदि ऊ आता है तो ऊ हो जाएगा यानी दीर्घ ऊ हो जाएगा। ऊ के पश्चात देखिए ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आया तब भी दीर्घ ही हो जाएगा, और ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, और ऊ यानी दीर्घ ऊ है तब भी दीर्घ ही हो जाएगा। आइए इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। जैसे दीर्घ संधि के विभिन्न उदाहरण, देव प्लस आलयः बराबर देवालयः। अब देखिए देव के वा में क्या है, दीर्घ यानी लघु आ है यानी ह्रस्व आ, और आलयः के आ में जो प्रथम वर्ण दीर्घ आ है, दोनों मिलकर क्या बन गए, दीर्घ आ बन गए, तो क्या बना शब्द देवालयः। अब देखिए दूसरा उदाहरण, देखिए इसका दूसरा उदाहरण क्या है, विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्यार्थी। तो विद्या में जो अंतिम आ है वो कैसा है, दीर्घ आ है, और अर्थी में जो प्रथम वर्ण है वो ह्रस्व है। दोनों आ होने की वजह से ये दीर्घ हो गए, यानी विद्या का अंतिम वर्ण भी आ है और अर्थी का प्रथम वर्ण भी आ है, दोनों मिलकर दीर्घ हो गए, तभी शब्द बना विद्यार्थी। क्या बना, विद्यार्थी। देखिए आ प्लस आ बराबर दीर्घ आ। तो इसी तरह से बच्चों आपको अच्छे से समझना है। अब आइए ई से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण क्या है, मुनि प्लस इंद्रः। अब यहाँ पर देखिए मुनि का अंतिम वर्ण ना में ई है और इंद्र का प्रथम वर्ण ई, तो दोनों ई मिलकर क्या बन गई, दीर्घ हो गई और मुनिंद्रः शब्द बना। अब नीचे देखिए स्पष्टीकरण, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई हो गई, ई मिलकर ई बन गई। तो बच्चों आज आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे दूसरा उदाहरण देखिए, कपीसः। अब देखिए कपि प्लस ईसः। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए, कपि यानी पा में छोटी ई है दीर्घी, और ईसः में जो प्रथम वर्ण ई है वह कैसी है, दीर्घ है, और कपि में
ह्रस्व ई है और ईशः में दीर्घ ई, दोनों जब मिलती हैं आपस में तो दीर्घ ई का निर्माण होता है। तभी देखिए कपीशः में बड़ी ई यानी बड़े ई की मात्रा लग गई है, ई प्लस ई यानी दीर्घ ई। अब आइए ऊ से संबंधित उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण दिया है भानु प्लस उदया, भानुदया। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या है, ऊ प्लस ऊ यानी दीर्घ ऊ। देखिए भानु में ह्रस्व ऊ है और उदया में भी ह्रस्व ऊ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो गए, तो क्या बना भानुदया। अब अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है लघु प्लस ऊर्मि यानी लघुर्मि। क्या शब्द बना, लघुर्मि। तो ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ बराबर क्या बना, बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे दीर्घ ऊ आए चाहे ह्रस्व ऊ आए, चाहे दोनों ही ऊ दीर्घ ही हो, लेकिन दोनों वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो दीर्घ ही हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो दीर्घ संधि थी। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है संधि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। यानी जितने भी प्रकार की संधि होती है उन सभी के नाम लिखने हैं आपको। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। आज के क्लास वर्क में है दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है, क्या पहचान है, उदाहरण सहित लिखो और याद करो। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है। आज के होमवर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी।